हाँ जी। नमस्ते सभी को। हिंदी के इस ब्राइट स्टार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सीधा सीधा वही फंडामेंटल मामला अपने हिंदी का। 15 नंबर, सॉरी 15 प्रश्न और 45 नंबर। फिक्स टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक को अपन जैसे खेत में 5 लेते हैं उस तरीके से पढ़ना है। 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? संधि और समास। उससे संबंधित प्रश्न जो अपने टेस्ट भी लिए हैं 2, उसमें भी आप देख लेना, उनको बड़े तरीके से हल करना है। और साथ ही साथ जहाँ भी आपको डाउट की स्थिति लगे, पिछले सालों के सोल्ड जो पेपर हैं, PYQ आप निकालो, उसमें भी कहीं पर भी डाउट लगे तो आप तत्काल पूछोगे तो ही मामला बैठेगा। भाषा गणितीय होती है, जैसे कि अपन रोज चर्चा करते हैं। फिक्स नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, उन नियमों को सही ढंग से पढ़ लोगे तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। आज अपने अगला टॉपिक है कौन सा? बताइए, देखें क्या टॉपिक चल रहा है। यस, उपसर्ग में हम घूम रहे हैं। पिछली क्लास तक हमने उपसर्ग के बारे में ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश है। और शब्दांश किसे कहते हैं? जो शब्द के अंश होते हैं, और उनमें भी 2 तरीके के हिंदी में शब्दांश होते हैं। एक उपसर्ग होते हैं, एक प्रत्यय होते हैं। अपन ने चर्चा की थी। वाक्यांश कहते हैं मुहावरे को। सामान्य सी बात है, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब इसमें भी क्या है? उपसर्ग क्या है? जो शब्द के अग्रभाग में लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। इसमें महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो मूल शब्द होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं, खूब सारा मामला होता है। मूल शब्द किसे कहते हैं? कि हिंदी में वो शब्द व्यवहारिक रूप से किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है, वो मूल शब्द है। अब और इसको और तरीके से ढंग से समझना चाहे तो मूल शब्द वो है जिसके और वापिस टुकड़े नहीं हो, वो उसका निम्नतम हिस्सा हो, एकदम गूढ़ जो चीज है, जो आदि अनादिकाल से चली आ रही है। जैसे मेज मैंने कह दिया, टेबल मैंने कह दिया, टीवी कह दिया, ये सारे हिंदी में रूढ़ शब्द है, यही मूल शब्द है। अब मूल शब्द के अग्रभाग में कोई आप अंश टुकड़ा लगाते हो, क्योंकि इसको शब्दांश कहते हैं, तो वो उपसर्ग हो जाता है। वो निकालने का तरीका सिर्फ यही है कि पहले मूल शब्द को पृथक करो। मूल शब्द को पृथक करते ही हमें पता चल जाएगा, अच्छा इस मात्रा से इस तरीके से जुड़ा है, यानी ये उपसर्ग है। आगे जुड़ा है उपसर्ग है, पीछे जुड़ा है प्रत्यय। प्रत्यय पीछे, आगे जुड़ रहा है उ, यानी कि उपसर्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने कल मैंने आपको बताया था, हिंदी में आपने आहार शब्द देख लिया कहीं पर भी, तो आपको लगना चाहिए अच्छा हार मूल शब्द है। आगे अर्थ क्या आ रहा है? आ, ये आ उपसर्ग हो गया, बस हार मूल शब्द हो गया। इस तरीके से निकालना है। और एक और ध्यान रखना, उपसर्ग से संबंधित अर्थ के प्रश्न न के बराबर बनते हैं। कि जैसे उपसर्ग जुड़ने के बाद में मूल शब्द के साथ में अर्थ कैसा बना, क्या बना, उससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं लेना देना है कि मूल शब्द के अर्थ में उपसर्ग जुड़ने के बाद में परिवर्तन कर देते हैं। बात समझ रहे हो? इस चीज को आप ध्यान रखना। मूल शब्द जुड़ते ही, वो मूल शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ते ही प्राय अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उसको ज्यादा बढ़िया इतने ढंग से इतने इस तरीके से नहीं लेना है कि इसका अर्थ क्या निकला, कैसे निकला, वो निकला। अर्थ का मामला शब्द युग में। अभी हमें यहाँ पर नॉर्म्स ये पढ़ने हैं कि उपसर्ग को किस तरीके से पृथक किया जाए, इट मीन्स अलग किया जाए। मामला रेडी यहाँ तक? उपसर्ग की परिभाषा रेडी। वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अग्र भाग में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। सीधा सीधा फंडामेंटल है। अब दूसरा प्रकार, ये परिभाषा होगी। परिभाषा के बाद अगला स्टेप क्या है? कि उपसर्ग के प्रकार। तो उपसर्ग को हिंदी में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फिक्स कितने भागों में? 3 भागों में। संस्कृत के उपसर्ग, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिनको हिंदी के मतलब है ना, जो तत्सम शब्द है उनमें लगाया जाता है, उनको तो कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अगला जो है वो है हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी के मूल हिंदी के उपसर्ग है, जो तद्भव शब्दों में लगते हैं, या अपन कहते हैं कि देश से जो कोई शब्द बनाया उसमें लगते हैं, वो है हिंदी के उपसर्ग। और तीसरे जो है वो है विदेशी भाषा के जो शब्द हमने हिंदी में आगत कर लिए। क्या कर लिए? आगत कर लिए विदेशी भाषा के शब्दों को। उनको हमने क्या किया कि दूसरे भाषा के जो शब्द थे वो हमने हमारी हिंदी में प्रयोग में लेना शुरू कर दिया। उनमें जो उपसर्ग लगे उनको बोल दिया विदेशी उपसर्ग। जैसे मान लो मैंने कह दिया बेवजह, तो वजह क्या है? उर्दू शब्द है, फारसी लिपि का। तो उसमें क्या हुआ? बे लग गया, तो वो बे क्या है? विदेशी उपसर्ग है। यानी मोटा मोटी याद ये रखना है कि उपसर्ग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, यहाँ ध्यान रखना। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उपसर्ग के भेद कितने हैं? यदि ये आ जाए कि उपसर्ग के कितने भेद या प्रकार हैं, प्रकार समझते हो ना, प्रकार या भेद कितने, तो फिर वो मामला अलग होगा। वो पूछेगा भाई कौन से उपसर्ग के भेद पूछना चाह रहे हो आप, और पेपर बनाने वाला हिंदी का होगा। ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि उपसर्ग के कितने भेद हैं, ऐसे नहीं आएगा। वो पूछेगा कि हिंदी में
संस्कृत के कितने उपसर्ग प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। या पूछेगा कि हिंदी में हिंदी के कितने उपसर्ग प्रयोग में लिए जाते हैं, या पूछेगा हिंदी में विदेशी भाषा के कितने उपसर्ग प्रयोग में लिए जाते हैं। ये प्रश्न बनता है तो अगला प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है उपसर्गों का विभाजन। उपसर्गों का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। मामला बैठ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है कि कितने कितने उपसर्ग हैं। तो देखो प्रमाणिक पुस्तकें, ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं वो 22 भेद मानती है। कितने प्रकार मानती है? 22 दिनों के प्रकार मानती है। 22 ही तो कहती है क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं, 22 हिंदी के उपसर्ग हैं, 22 ही विदेशी उपसर्ग हैं। कई जगह विदेशी उपसर्गों का 10 माना हुआ है कि भाई विदेशी उपसर्ग 10 ही हैं, लेकिन लगभग जब उनकी काउंटिंग की जाए, या बोर्ड की जो बुक है अपने सोमनाथ जी चारण की एनसीईआरटी की बुक है, अपन ने चर्चा करी थी कि भाई राणा जी केवल जनी उदयपुर है, यानी जो प्रमाणिक पुस्तकें मानती है उसको हमें आधार मान करके चलना है। अपन अपने हिसाब से, तो भाषा तो कृत्रिम होती है, मानव निर्मित है। मैं मेरे हिसाब से कहूंगा, दूसरा कोई अपने हिसाब से कहेगा, तो वो चीज़ फिर मान्य नहीं होगी। ऑथेंटिक पुस्तकें जो मानती है उसमें क्या है, 22 भेद है। कई जगह 10 लिखा हुआ है, तो 22 ऑप्शन में नहीं है विदेशी उपसर्गों में। तो क्या है कि मूल विदेशी उपसर्गों की संख्या विद्वान 10 मानते हैं, उनके 10 के आधार पर अपन पढ़ लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। ये प्रकार। अब देखो संस्कृत में भी 22 कौन से हैं ये कोई फिक्स नहीं है, वैसे किताबों में 22 फिक्स दे रखा है, लेकिन इसके अलावा भी खूब सारे उपसर्ग हैं जो इन 22 में नहीं आते, अभी अपन पढ़ेंगे, जो तत्सम शब्दों के आगे लगते हैं। हिंदी में भी 22 के अलावा खूब सारे उपसर्ग हैं जो क्या है, मूल शब्दों के आगे लगते हैं, तद्भव शब्दों के आगे लगते हैं, या जो अपना आम बोलचाल भाषा में देशी शब्द बनाए उनके आगे लगते हैं। तो इनके कोई ये फिक्स नहीं है कि भाई 22 ही है। ये याददाश्त के लिए भी अपन ने इसलिए कर रखा है कि प्रमाणिक पुस्तकों में 22 दे रखे हैं, तो हमें याद करना है। प्रश्न पूछ लिया तो उसमें 22 ही सही होगा। तो 2 यहां तक प्रश्न हो गए। उपसर्ग की परिभाषा हो गई, उपसर्ग के प्रकार हो गए। उपसर्गों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और इनमें तीनों में क्या है, उपसर्गों के 22 भेद है। अब अपन ये 22 भेद पढ़े, इससे पहले उपसर्ग से संबंधित कुछ सामान्य नियम है। हालांकि ये नियम व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक मतलब भाषा की सिखलाई के लिए हैं, हम किस तरीके से व्यवहार में उपसर्गों को ला सके, सीख सकें, इसके लिए हैं। इसलिए उनको ऑथेंटिक नहीं मानता। नियमों से संबंधित कोई प्रश्न नहीं बनता है। नियमों से संबंधित प्रश्न बनता है तो भी प्राय लग करके बनता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें नहीं है, अधिकांश चीजें उन नियमों के अकॉर्डिंग चलेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो ये तक अपने क्लियर हो गया कि उपसर्गों के विभाजन किस तरीके से किए जाते हैं। अब उपसर्ग संबंधी विशेष नियम, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। उपसर्ग संबंधी विशेष नियम। विशेष नियम का मतलब है इन नियमों के अकॉर्डिंग अपन उपसर्गों को खोल सकते हैं। लगभग 8 से ये 10 नियम है, थोड़ा सा इन पर व्यवहारिक लिए ध्यान दे देना। इसमें क्या होगा कि अपने एक तो उपसर्गों के काफी शब्द जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि कैसे उपसर्ग लगता है, कैसे जुड़ता है इन नियमों के अकॉर्डिंग। और फिर अपन जो 22 प्रकार है उनको विषय ढंग से क्या कर लेंगे, बढ़िया तरीके से हम पढ़ लेंगे, मामला बैठ जाएगा। कैसे, नियम क्या है। जैसे पहला नियम ये कहता है, उपसर्ग का व्यवहारिक नियम है, ध्यान रखना कि उपसर्ग में 99% संधि होती है। क्या होता है उपसर्ग में? 99% संधि होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि संधि के नियमों के अनुसार ही उपसर्गों का विभाजन होता है। संधि के नियमों के अनुसार ही उपसर्गों का विभाजन होता है। संधि के नियमों के अनुसार कैसे, बताओ आप, ये क्या समझे इसको? संधि के नियमों के अनुसार उपसर्ग का विभाजन कैसे होता है, बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने कह दिया कि भाई क्या, कि यदि परीक्षा शब्द है, क्या शब्द है? परीक्षा। तो अब इस परीक्षा में क्या है, इसकी संधि कैसे करते हैं, बस वो निकाल लो, उपसर्ग अपना आप निकल जाएगा। संधि है परि प्लस ईक्षा, बस ईक्षा मूल शब्द है, परि इसमें क्या है, उपसर्ग है, बस ये ध्यान रखना। पर्यावरण शब्द है, पर्यावरण, पर्यावरण। अब इसमें क्या है, हालांकि एक से अधिक उपसर्ग है, लेकिन संधि के नियमों के अकॉर्डिंग क्या है, परि प्लस आ प्लस वर्ण है, मूल शब्द है वर्ण। वर्ण के अंदर क्या हो गया, आ लग गया, ये तो संयोग के तहत लगाए, परि उपसर्ग है वो कैसे लगाए, संधि के तहत लगाए। तो संधि के नियमों के अकॉर्डिंग उपसर्गों का विभाजन किया जाता है। उपसर्ग में प्राय 99% संधि ही होती है, चाहे कोई से भी शब्द हो, चाहे वो यण संधि के हैं, दीर्घ संधि के हैं, किसी भी तरीके के हैं। जैसे आपको पता हो तो ये कई बार यह शब्द पूछा जाता है, क्या, प्रोद्योग, ये प्रोद्योग शब्द है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, प्र प्लस उद्योग, उद्योग शब्द है, अ उ मिलकर के क्या होता है, ओ होता है। किस संधि में होता है, गुण संधि में होता है। तो अ उ मिलकर के ओ हुआ है, इस तरीके से ये प्र प्लस उद्योग हुआ। तो प्रोद्योग में प्रो उपसर्ग नहीं है, प्र उपसर्ग है,
क्योंकि संधि के नियमों के अकॉर्डिंग उपसर्ग का विभाजन होता है। एक तो ये बात दिमाग में बैठा लो, ताकि आपने संधि पढ़ी थी ना, वो संधि सारी उपसर्ग में इस तरीके से काम आती है कि संधि के जो नियम है 99%, क्योंकि विसर्ग में थोड़ा अलग है, अपन आगे अभी उनकी बिल्कुल पूरी चर्चा कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये व्यवहारिक नियम है, इनको थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा करके चलते रहो। पहला नियम मामला रेडी, क्या नियम है कि उपसर्ग में 99% यानी कि अधिकांशतः संधि होती है, अर्थात संधि के नियमों के अनुसार ही उपसर्ग का विभाजन होता है। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, देखो अगला नियम ये कहता है, हिंदी में उपसर्ग का सामान्य नियम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। अगला नियम नंबर 2 ये कहता है कि उपसर्ग के अंत की मात्रा, उपसर्ग के अंत की, किसकी, उपसर्ग के, मूल शब्द नहीं है, उपसर्ग के अंत की मात्रा सदैव लघु होती है। क्या होती है, सदैव लघु होती है। लघु किन के बताओ, छोटी, लघु यानी कि छोटी होती है। अंत की मात्रा, अंत किसे कहते हैं पता है ना, उपसर्ग के लास्ट में जो मात्रा आती है वो। जैसे अभी अपन देखो, मैंने एक शब्द बताया था आपको, क्या बताया था, परीक्षा, इसका मैंने विभाजन किया था अभी, तो क्या किया था, परि प्लस ईक्षा किया था ना। यानी कि नियम तो हमें कह रहा है परीक्षा में ई है तो ई प्लस ई होता है, वो हिंदी में शब्द किस तरीके से प्रयोग में लिया जा रहा है उसके आधार पर हमें छोटी ई बड़ी ई तक का पावर है। नियम ये कहता है कि मात्रा दोनों तरफ, प्रथम सूत्र का अंतिम वर्ण भी ई करना है, अंतिम सूत्र का प्रथम वर्ण भी ई करना है, लेकिन ई में से कौन सी ई लाते हो वो शब्द के आधार पर निर्भर करता है कि वो शब्द हिंदी में किस तरीके से प्रयोग में लिया जा रहा है। बट यदि उसमें उपसर्ग है तो फिर मामला क्या है, उपसर्ग के अंत की मात्रा सदैव लघु होती है, गुरु नहीं होती है, हस्व होती है। लघु को अपन हस्व भी कहते हैं, रस्व शब्द आता ना, ये इसको लघु को छोटे को ही कहते हैं। जैसे परि प्लस ईक्षा निकला तो क्या हुआ, परि शब्द जो है वो क्या है, री छोटा ही आएगा, ये परि कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उपसर्ग के अंत की मात्रा में इसकी बात कर रहा हूं, ई ऊ की मात्रा होती है वो छोटी ही होती है, ये ध्यान रखना। जैसे शब्द है क्या, अनुचर, अब अनुचर में क्या होगा, अनु जो मात्रा है वो अनु छोटे वाली ही होगी, बड़े वाली कभी भी नहीं निकलेगी, अनु ही होगा, ध्यान रखना, अनु प्लस चर। जैसे अभी पर्यावरण अपन ने पढ़ाई था, पर्यावरण शब्द में क्या होगा, परि प्लस आवरण है, परि उपसर्ग छोटा ही होता है, मात्रा उपसर्ग के अंत की छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शब्द है क्या, अध्यापक, अब अध्यापक में क्या होगा, जो अधि निकलेगा उसकी मात्रा हमेशा छोटी ही होगी, उपसर्ग के अंत की मात्रा छोटी होती है, अधि प्लस आपक, उपसर्ग के अंत की मात्रा बड़ी नहीं होती है प्राय, ये व्यवहारिक नियम है, आपको ध्यान रखना है। चाहे परि है, अधि है, अनु है, जो भी उपसर्ग है, उपसर्ग के अंत की मात्रा को हमेशा ही क्या रखा जाता है, छोटा रखा जाता है। जैसे वी है, विहार किया था ना, विहार में वी भी क्या है, वी छोटा ही होगा, क्योंकि मात्रा ही क्या है कि हमेशा उपसर्ग की मात्रा छोटी होती है। जैसे शब्द है स्वागत, क्या शब्द है, स्वागत, अब शू बड़ा आएगा या छोटा आएगा तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, उपसर्ग के अंत की मात्रा छोटी होती है, तो इसमें पहला ही शब्द अंत है, तो ये क्या हो जाएगा, शू प्लस आगत, बस। व्यवहार शब्द है, व्यवहार, व्यवहार में क्या होगा, प्रथम जो आएगा वो वी प्लस अव प्लस हार, ये शब्द है। अब जो वी बनेगा वो क्या होगा, छोटा ही बनेगा, क्योंकि उपसर्ग के अंत की मात्रा छोटी होती है, ये पहला ही शब्द है, तो इसका अंत यही हुआ कि मैं ये मात्रा लगी वो छोटी लगी, बड़ी मात्रा नहीं लगती है। ये उपसर्ग के व्यवहारिक नियमों में नियम नंबर 2 है। चाहे परि है, अधि है, अनु है, वी है, ऐसे खूब सारे शब्द है। आप जैसे जैसे फिर अपन जब 22 पढ़ेंगे ना, उस समय ये खूब सारे शब्द आएंगे, तब ये नियम ऐसे अंगुली पे होने चाहिए। जब संस्कृत के 22 उपसर्ग है, हिंदी के 22 उपसर्ग है, वो और उनके आगे आगे स्टेप पढ़ेंगे ना, जो भी है, अधि है, अनु है, अन्य, उनको पढ़ेंगे तो आगे 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 वो जो शब्द मिलेंगे उनमें इन नियमों को हमें ध्यान रखना है। पहला नियम 99% संधि के नियमों के अकॉर्डिंग उपसर्ग का विभाजन करना है। दूसरा, उपसर्ग के अंत की मात्रा हमेशा क्या करनी है, लघु रखनी है। क्या रखना है, लघु। अगला मामला क्या कहता है, देखो अगला मामला यह कहता है कि जब विसर्ग संधि की बात हो, किसकी बात हो, विसर्ग संधि की, तो यहां थोड़ा मामला क्लिष्ट हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहां पर नियम नंबर 3 क्या कहता है, विसर्ग संधि हो तो क्या होता है कि विसर्ग संधि में जब यदि विसर्ग संधि का शब्द हो, क्या हो, विसर्ग संधि का शब्द हो, तो विसर्ग संधि के शब्दों में, विसर्ग संधि के शब्दों में जो विसर्ग के स्थान पर जो शब्द बनता है, विसर्ग के स्थान पर जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है वो हमेशा क्या होता है, वो उपसर्ग में जोड़ा जाता है, अर्थात उपसर्ग में जुड़ जाता है। ध्यान से सुनना वापिस बात,
ये कई जगह कंफ्यूज है, खूब सारी किताबें भी अलग अलग लिखती है, इसलिए क्या डाउट हो जाता है। बाकी ऐसा है नहीं, मामला संधि का अलग है, विसर्ग की स्थिति हो तब, और उपसर्ग का अलग है। जब आप संधि कर रहे हो तो संधि के नियमों के अकॉर्डिंग ही चलना है, फिक्स 7 नियम जो अपने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। उसमें जो अपवाद है, अपवाद मतलब विशेष नियम, वो लगभग शब्द उनमें फिक्स होते हैं, उनका अपन अलग से पढ़ लिया है। लेकिन अब जब उपसर्ग करें ना, तो संधि के स्थान पर जो चीज बनाई, उपसर्ग की कंडीशन में वो चीज उपसर्ग के साथ जुड़ करके ही बाहर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा मैं उदाहरण दूं, निर्जन शब्द है, क्या शब्द है? निर्जन। इसमें संधि की बात हो, संधि के अकॉर्डिंग इसको तोड़ा जा रहा है, तो ये नी धन जन ही होगा। वो पूछता है इसमें क्या संधि है, या इसका संधि विच्छेद कीजिए, है ना, या निर्जन शब्द में मूल शब्द क्या है ना। इसी तरीके वो तो क्या पूछेगा, वो निर्जन शब्द को खोलिए, ऐसा तो प्रश्न आने से रहा। तो पहले पूछेगा संधि कीजिए, या तो या कि संधि विच्छेद कीजिए, या पूछेगा मूल शब्द क्या है। मूल शब्द जन है, संधि पूछे तो क्या है? नी धन जन है। और यदि नी धन जन देकर के संधि विच्छेद जो पूछ लिया, वो तो नी प्लस जन हो गया, और वो विच्छेद देकर के संधि पूछे तो निर्जन है। लेकिन उपसर्ग की कंडीशन होगी, तो उपसर्ग का नियम यह कहता है कि जो चीज विसर्ग के स्थान पर बनती है, विसर्ग के स्थान पर क्या बनाया? इसमें र बनाया, क्योंकि अपने विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 पढ़ा था कि यदि प्लस यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो विसर्ग से पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण अ या आ के अलावा कोई है, और उसके बाद घोष वर्ण है, तो विसर्ग का र बन जाता है। ये अपन ने पढ़ा था, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? विसर्ग की कंडीशन है तो नि धन जन है, लेकिन उपसर्ग का मामला है तो नियम हमें यह कहता है कि उपसर्ग के स्थान पर जो शब्द बना वो क्या होगा? उपसर्ग, जो विसर्ग के स्थान पर बना है वो उपसर्ग के साथ जुड़ेगा। इसलिए इस स्थिति में फिर वो पूछे कि इसको उपसर्ग के आधार पर इसका विभाजन कीजिए, तो ये विभाजन निर प्लस जन होगा। अब कई जगह क्या होते हैं, इसका संधि विच्छेद निर प्लस जन कर देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि ये उपसर्ग का मामला है। जैसे शब्द है दुष्कर्म, क्या शब्द है? दुष्कर्म शब्द है, संधि के अकॉर्डिंग ये दुह धन कर्म ही होगा। भाई साहब नियम है, हर ऑथेंटिक पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि यदि विसर्ग से पहले अ आ का स्वर है और विसर्ग के बाद क ख प प है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। तथा यदि विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई स्वर है और विसर्ग के बाद क ख प प है, तो विसर्ग का मूर्धन्य श बन जाता है। चाहे वो निष्कलंक है, चाहे वो निष्पाप है, चाहे वो धनुष टंकार है, चाहे वो दुष्कर्म है, ये सारे शब्दों में श बन रहा है। जो ट ठ स में बनता है वही नियम नंबर 1 कहता है ना, चच्छ से टठ से तथ से, वो वाला ही स बनता है। तो अब देखो, ये तो किसके अकॉर्डिंग है? संधि के अकॉर्डिंग है। लेकिन यदि इसे उपसर्ग के अकॉर्डिंग अपन तोड़ेंगे तो फिर ये क्या होगा? दुष् प्लस कर्म होगा। और इस सह का भी नियम है, अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी चर्चा करेंगे। ये जो सह बना है ना, ये भी सड़क वाला सह ही क्यों बना उपसर्ग का, इसके बारे में जस्ट अगले नियम पर अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उपसर्ग के अंत में सदैव ये सहदंत्य ही आता है। तो क्या होगा? विसर्ग संधि के शब्दों में हमें यह ध्यान रखना है कि जो शब्द विसर्ग के स्थान पर बना है, अब विसर्ग के स्थान पर ओ बना है उसको नहीं जोड़ना है। ओ जहां बनता है वहां दोनों मूल शब्द है, चाहे शब्द मनः प्लस उच्छेद है, या सॉरी मनः प्लस अपने उन्मूलन है, मनोन्मूलन है ना, या मनः प्लस अवलंब है, मनोवलंब है। ऐसी स्थिति में वो मूल शब्द है, मन भी मूल शब्द है, तो वहां हमें उपसर्ग की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ऐसे जो शब्द हैं, जैसे निर्जन है, दुरुपयोग शब्द है। क्या शब्द है? दुरुपयोग शब्द इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी संधि तो क्या है? दुह धन उपयोग है। जो विसर्ग के स्थान पर रह बना है उसमें ये ऊ की मात्रा लगी, जो मात्रा होती है आगे घोष स्वर की वो मात्रा लग जाती है। लेकिन इसको उपसर्ग की दृष्टि से तोड़ेंगे तो फिर ये दूर प्लस उपयोग होगा। और किस तरीके से, कितने तरीके से वो प्रश्न बना सकता है वो आप ध्यान रखना। वो यदि उपसर्ग पूछ रहा है तो दूर प्लस उपयोग, दुष् प्लस कर्म, समझ गए आप। लेकिन यदि वो संधि पूछ रहा है तो संधि वाली स्थिति में आप दुह धन उपयोग ही करोगे, दुरुपयोग, दुर्जन, चाहे कोई सा भी शब्द है। निर्मम है, निर्लज है ना, या ये अपने क्या शब्द है, निर्जन है, निरुपाय है, जितने भी शब्द हैं उपसर्ग के स्थान पर जो र बना या जो श बना है वो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर जो बना है वो उपसर्ग के साथ जुड़ जाएगा। ये नियम नंबर 3 है। मामला बैठ गया। आगे चलो, अगला जो नियम है, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा 1-2 शब्द है ना सर जी, 1-2 पेपर और चाहिए इसमें अपने को, क्रिएट कर लें सर यहां से। हाँ नया पेज, ऐसा पेज चाहिए नया अपने को। जैसे ये जो पेज है ना, इनको तो अपन डिस्ट्रो कर देते हैं।
हाँ बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं इसका 1 सेकंड के लिए। ठीक है। हाँ अगला देखो क्या कहता है। अगला नियम ये कहता है कि यदि नियम नंबर चौथा आ गया है, ये कहता है कि यदि अपन विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग कोई मामला तोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उपसर्ग के अंत में प्रायः सदंत्य का प्रयोग किया जाता है। चाहे आधा है पूरा है वो अलग मैटर है, लगभग आधा ही होगा। सदंत्य का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सदंत्य का प्रयोग होता है। श इसको बोलते हैं शतालव्य, इसको बोलते हैं किस कौन सा श मूर्धन्य, श का नहीं। ये बात समझो ध्यान से। उपसर्ग के अंत में जो भी उपसर्ग है उसके लास्ट में जब कहीं श आ रहा है, जब श का मामला हो तो उपसर्ग के अंत में श दंत्य का ही प्रयोग होगा, श और श का नहीं होगा। जैसे अभी ये शब्द आया था उसमें अपन ने चर्चा की भी थी, कौन सा शब्द आया था बताओ? दुष्कर्म शब्द था ना। ये दुष्कर्म में क्या है? ये श तो ये है, तो कायदे से तो ये श बनना चाहिए भाई, ये श बनना चाहिए ना। उपसर्ग के स्थान पर जो विसर्ग के स्थान पर जो बना है उसको उपसर्ग में जोड़ते हैं। लेकिन कंडीशन नियम अगला ये कहता है कि इन दो श का प्रयोग होता नहीं, उपसर्ग के अंत में श सड़क वाला ही प्रयोग में लिया जाता है सदैव। इसलिए ये क्या होगा? उपसर्ग की दृष्टि से इसका विभाजन दुष् प्लस कर्म है। जैसे शब्द क्या है? निष्पाप शब्द है, तो विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग तो ये निधन पाप है संधि की बात करें तो। लेकिन विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया? श, तो उपसर्ग में ये श इसके साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अगला नियम कहता है कि अंत में आपको श कौन सा लेके आना है? अंत में आपको श ये ही लेके आना है। तो विसर्ग की दृष्टि से ये इसका विच्छेद है। जैसे शब्द है निःशुल्क, निःशुल्क शब्द ऐसे लिखा जाता है संधि की दृष्टि से, अपन ने इस पर चर्चा की थी खूब सारी, है ना। अब यदि इसको विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं तो ये निधन शुल्क है। लेकिन यदि मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग की बात में फिर ये निश से सड़क वाला आएगा और निश प्लस शुल्क से टूटेगा। ये स्थिति उपसर्ग में लागू होती है। और हमें इन दोनों को समान भाव से याद रखना है कि कब हमें उपसर्ग पूछ रहा है और कब हमें संधि पूछ रहा है। यही तो इंटेलिजेंस है। बाकी तो उपसर्ग संधि 6ठी क्लास में शुरू है। जब हम स्नातक स्तर पर इन चीज़ों को पढ़ते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ें दिमाग में बिठा के रखनी पड़ेगी। भाषा जो होती है वो हमेशा भाव प्रदान होती है कि उस शब्द का भाव किस तरीके से लिया जा रहा है। तो मामला बैठ जाएगा। विसर्ग के स्थान पर जो बना था, जो भी वर्ण बना था, वो उपसर्ग के साथ काउंट होकर के और उपसर्ग के साथ जुड़ करके फिर उपसर्ग पृथक होगा। और यदि अंत में श है तो कोई सा भी श है, लेकिन सड़क वाला श उपसर्ग के अंत में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। जैसे और भी खूब सारे शब्द हैं, कोई से भी शब्द ले लो आप। निस्संदेह है तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। जैसे निस्संदेह शब्द है, निस्संदेह। अब इसमें क्या है? संधि की दृष्टि से तो ये निधन संदेह ही होगा, वही शुद्ध है। आपसे संधि पूछ रहा है तो, मूल शब्द पूछ रहा है तो सम प्लस दे आगे एक उपसर्ग और जुड़ जाएगा। और यदि विसर्ग पूछ रहा है तो फिर इसका विभाजन इस तरीके से लिखा जाएगा, निस प्लस संदेह। सदैव ये नहीं लिखा जाएगा। ये ऐसा विभाजन या ये विभाजन ये कब लिखा जाएगा? जब उपसर्ग पूछ रहा है तो ही लिखा जाएगा। संधि पूछ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? संधि के नियमों को अकॉर्डिंग खोलना पड़ेगा। दुनिया की तमाम किताबों में ये संधि लिखी हुई है। दू धन कर्म श, विसर्ग कहाँ कहाँ बनता है? विसर्ग से पहले ए के अलावा एर क ख पे तो श बनता है। मामला बैठ जाएगा। चलें आगे। अगला नियम देखो। अगला नियम यह कहता है, क्या कहता है कि विदेशी जो उपसर्ग हैं, क्या विदेशी जितने भी उपसर्ग हैं, ध्यान रखना, विदेशी जो उपसर्ग हैं, देखो ये तो व्यवहारिक नियम है, इनको तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाते चलो, ताकि फिर अपन क्या करेंगे, जब जब 22 उपसर्गों को पढ़ेंगे, उनके 2 2 3 3 4 4 शब्द देखेंगे ना, तो उनमें ये अपन नियम फॉलो करेंगे, तो अपने सारा चीजें जो आवरण है ना वो पूरा का पूरा हट जाएगा। जैसे विदेशी जो उपसर्ग है ना, विदेशी उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों जुड़ते हैं। क्या होता है? विदेशी शब्द उपसर्ग जो है वो मूल शब्द के साथ ज्यों के त्यों ही जुड़ते हैं और ज्यों के त्यों ही पृथक होते हैं। ये ध्यान रखना। क्या होता है? ज्यों के त्यों ही जुड़ते हैं और ज्यों के त्यों ही पृथक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी के उपसर्ग ऐसे नहीं होते, हिंदी के खूब सारे उपसर्ग हैं, वो भी ज्यों के त्यों जुड़ते हैं, ज्यों के त्यों पृथक होते हैं। लेकिन विदेशी उपसर्ग सारे ही है ना, उनकी यही कंडीशन होगी, उनमें आपको कभी कोई परिवर्तन नहीं करना है।
विदेशी जो उपसर्ग है उनमें आपको ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करना है, वो जैसे जुड़ेंगे वैसे ही पृथक होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल खूब सारे शब्द हैं, बेपरवाह, तो परवाह मूल शब्द है, ब ज्यों का त्यों जुड़ा है। ला इलाज, जो ला इलाज है जिसका वो इलाज नहीं है ना। बाकायदा, बाकायदा, ये भी मामला ध्यान रखना। ये क्या है कि क ख ग ज फ, ये 5 ही ध्वनियां हैं, क ख ग ज और फ। इनमें क्या होता है, जब विदेशी कोई शब्द लिख रहे हैं ना अपन, विदेशी भाषा का, उसमें भी किसका, उर्दू का कोई शब्द लिख रहे हैं, फारसी लिपि की किसी भी भाषा का कोई शब्द लिख रहे हैं ना, तो इन 5 के नीचे नुक्ता आता है, बाकी जगह नुक्ता नहीं आता है। सीधा कर लिख करके अपन नुक्ता नहीं लगाएंगे। जैसे जिला शब्द है, गजल शब्द है, फारसी लिपि के उर्दू भाषा के शब्द हैं, इसलिए वहां लिखेंगे तो ज के नीचे ये फारसी नुक्ता आएगा, जिसको अपन ये बिंदी बोल रहे हैं। अपने हिंदी में केवल उत्क्षिप्त के नीचे लगाते हैं, ड और ढ के नीचे, और उनमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो जब वाक्य किसी भी वाक्य सॉरी किसी भी शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त हो रहे हैं तो ही उत्क्षिप्त का प्रयोग होगा। उत्क्षिप्त का प्रयोग मतलब नीचे बिंदी लगे हुए ड ढ का प्रयोग होगा। यदि कोई शब्द की शुरुआत यदि ड ढ से हो रही है, जैसे ढोलक शब्द है तो ढोलक में ढ के नीचे बिंदी नहीं आएगी, डमरू में ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी, लेकिन बीच में कहीं काम आ रहा है, पढ़ाई, ढ शब्द जो है वो शब्द के बीच में यदि वो वर्ण काम आ रहा है तो उत्क्षिप्त का प्रयोग करेंगे। सामान्य सी बात है, इसको अपन ने पहले पढ़ा भी था। ये क ख ग ज फे वाला मामला भी ध्यान में रखना। तो बाकायदा में क्या है, बस बा उपसर्ग है। विदेशी जितने भी उपसर्ग हैं इनको क्या करना है, आपको ज्यों का त्यों जोड़ना है, त्यों का त्यों पृथक करना है। ये भी ध्यान रखना, क्या है, खुश जो है वो उपसर्ग है, बद जो है उपसर्ग है, बद पूरा है, द के नीचे हलंत नहीं है, बद पूरा है, खुश, ये दोनों विदेशी उपसर्ग हैं। खुश मूल शब्द नहीं है, खुश उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अच्छा, बद का मतलब होता है बुरा। जैसे खुशबू शब्द है तो बू मूल शब्द है, बदबू है तो बू मूल शब्द है। ये खुश और बद क्या है, उपसर्ग है। चाहे वो खुश मिजाज है ना, चाहे वो खुशगवार है ना, ये सारे शब्दों में खुश उपसर्ग है। बद मिजाज है ना, बद चलन है, जो भी क्या है, चाल चलन ठीक नहीं है, बुरा है जो चलन, बद चलन। इन शब्दों के बारे में आप विशेष तौर से ध्यान रखें श्रीमान, कि विदेशी उपसर्गों को हम ज्यों के त्यों जोड़ते हैं। अगला मामला यह कहता है, क्या कहता है, देखो कितने नियम हो गए। नियम तो ऐसे चलते रहेंगे, ये तो सामान्य बातें हो। ये क्या है, व्यवहारिक नियम है, इनसे अपन थोड़े थोड़े इनको पकड़ करके चल सकते हैं। अगला नियम ये कहता है कि 2 तरीके के उपसर्ग हैं, थोड़ा ध्यान देना इन पर। एक तो है अन हलंत वाला, एक है अन पूरा न। ये कई बार पूछा जाता है, इनमें डाउट भी होता है कि यार कौन सा प्रयोग में ले, हलंत वाला प्रयोग में ले या अन्न ये प्रयोग में ले, यहां मामला थोड़ा सा डाउट होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो अन हलंत वाला है उसमें और अन मूल में, दोनों में क्या अंतर है, या हमें पहले से पता होगा, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को अलग से पृथक कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत ये है कि ये अन जो है इसको तो कहते हैं तत्सम। क्या है ये तत्सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत का उपसर्ग है। कौन सा है, संस्कृत का, यानी तत्सम शब्दों में प्रयोग में लिया जाता है। ये हिंदी का उपसर्ग है, इसको प्राय तद्भव उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तद्भव उपसर्ग। तद्भव मतलब जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका बिगड़ा हुआ अपभ्रंश रूपण काम में लेते हैं, यानी कि ये क्या है, हिंदी का उपसर्ग है। अब इनका प्रयोग कैसे होता है, जब मूल शब्द जो है, ध्यान देना, मूल शब्द जो है, मूल शब्द, ये मूल शब्द है, मूल शब्द का प्रथम वर्ण, मूल शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर है, क्या है, कोई स्वर है, तो तत्सम अन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, तत्सम अन्न, यानी कि ने के नीचे हलंत वाले का प्रयोग होता है। इनका दोनों का अर्थ बिना ही है, ध्यान रखना, दोनों का अर्थ बिना ही है। और अर्थ के बारे में, उपसर्ग के मामले में अर्थ की कंडीशन मैंने आपको पहले बताया था ना, प्राय एक मत नहीं होती है, वो शब्द पर भी डिपेंड करता है किस शब्द के साथ जुड़ करके वो किस तरीके का अर्थ लाता है। प्राय जैसे शू का अच्छा है ना, कू का बुरा है, अन्न का क्या है, बिना है, अ का भी बिना है, जैसे अवेद जो वेद नहीं है, बिना वेद है, अन्याय जिसमें न्याय नहीं, वो अ प्लस नी प्लस आई से बना हुआ है ना। तो जो मूल शब्द जो है, मूल शब्द का प्रथम वर्ण, मूल शब्द का प्रथम वर्ण यदि कोई स्वर है तो फिर उसमें तत्सम वाला अन ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। जैसे यदि मैंने शब्द कह दिया, क्या शब्द है, अनुपयोग। क्या शब्द है, अनुपयोग शब्द है। अब अनुपयोग है, आपने देखा यार अनुपयोग में तो क्या करें, अन्न बड़ा करें छोटा करें, कैसे समझ में आएगा। मूल शब्द निकालो इसका, मूल शब्द वैसे उप प्लस योग है, लेकिन यहां तो उप जुड़ रहा है ना इसके साथ, तो मूल शब्द उप हुआ यानी उपयोग हुआ। उपयोग यानी कि ऊ क्या है,
ऊश्वर है, इसका मतलब फिक्स है, इसमें अन्न प्लस उपयोग है, ये अन्न इस तरीके के वाला ही आएगा। अन्न प्लस उप प्लस योग कर दो और चाहे अन्न प्लस उपयोग कर दो, जो कहते हो लिख देंगे। जैसे कई बार ये भी पूछा जाता है, क्या अनादर। अब अनादर में क्या करोगे बताओ, अन्न पूरा करोगे, अन्न हलंत वाला करोगे? बस मूल शब्द का प्रथम वर्ण देखना है। मूल शब्द का प्रथम वर्ण आदर है। आदर है यानी कि क्या है, आ स्वर है। स्वर है तो न हलंत वाला ही आएगा, अन्न प्लस आदर ही होगा, ये ध्यान रखना। और अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आपका और क्लियर हो जाएगा। अन्न किस स्थिति में, मूल शब्द का प्रथम वर्ण यदि कोई स्वर है तो उसके साथ में तो अन्न तत्सम वाला स्वर जुड़ता है, और मूल शब्द का प्रथम वर्ण यदि कोई व्यंजन है तो फिर क्या होता है, तो फिर अन्न न पूरे वाला आता है। ऐसे खूब सारे शब्द हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल है अन्न चाह, इसमें क्या होगा, अन्न उपसर्ग है, अन्न प्लस चाह। अन्न माना, अन्न पढ़, है ना, अन्न गढ़ा, अन्न जान, इनमें सब में क्या है, अन्न प्लस जान है, अनजान। इन सब में न पूरा है वो उपसर्ग है, न पूरा है मतलब हिंदी वाला उपसर्ग है, अर्थ इनका बिना ही होगा। तो इसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन कि अन्न हलंत वाला ले या बिना हलंत वाला ले, तो ये मामला इस तरीके से क्लियर करना है। बैठ जाएगा नहीं बैठेगा। जैसे कई बार आपको पता हो ना, एक अन्य प्रत्यय होता है, प्रत्यय पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि माननीय में, रमणीय में, वो प्रत्यय पूछते हैं अन्य, और वो एकदम सीधा सीधा इसके जैसे ही वहां बैठ रहे, लेकिन वो क्या करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अंत में वो प्रश्न गलत हो जाता है। जबकि उनमें तो समझने की चीज है, याद करने की चीज है ही नहीं। जैसे अब इसमें बताओ, याद करने की चीज थोड़ी है। अन्न हलंत वाला है, उसकी स्थिति क्या रहेगी, अन्न हलंत वाला तब भी लगेगा जब मूल शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर होगा तब, और मूल शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर नहीं है तो फिर क्या होगा, अन्न न पूरा आएगा, मामला बैठ जाएगा। अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम यह कहता है कि यदि हम किसी भी शब्द में, क्या है अगला नियम, कह रहा है कि यदि किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग है, क्या है, किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एक से अधिक उपसर्ग है, खूब बार पूछा भी जाता है ऐसा प्रश्न, एक से अधिक उपसर्ग है तो हमें क्या करना है, तो उनका विभाजन जो है, विभाजन कैसे करना है, उनका विभाजन मूल शब्द के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, मूल शब्द के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, अभी अपन इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। कैसे किया जाता है, मूल शब्द के आधार पर। यानी कि कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि किसी शब्द में एक से अधिक बार संधि हुई है, ऐसा भी पूछते हैं। किस शब्द में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तीनों है, किसमें एक से अधिक उपसर्ग है, किसमें दो से अधिक उपसर्ग है, किसमें तीन उपसर्ग है, किसमें दो प्रत्यय हैं। ऐसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसका पहले मूल शब्द लेना है, मूल शब्द लेकर के उसके बाद में फिर उसको बढ़िया तरीके से पृथक करना है। जैसे एक से अधिक है तो मूल शब्द की तय तक जाना है, वहां अर्थ नहीं देखना है, उपसर्ग की स्थिति में हमें अर्थ नहीं देखना है। कई लोग क्या करते हैं, हर एक अर्थ लेकर चलते हैं, अर्थ की आवश्यकता नहीं है वहां पर, क्योंकि अर्थ की तो तब प्रतीति होती है जब उस शब्द के सिमिलर, उस शब्द के अनुसार ही कोई शब्द बना हुआ हो। जब तक उसके अनुसार नहीं बना हुआ तब तो अर्थ का मामला बैठेगा नहीं। जैसे मान लो अभी शब्द है, क्या है, शब्द है व्यावहारिक। क्या शब्द है हिंदी में, व्यावहारिक। अब इसके मूल शब्द के अंत तक जाओगे तो इसमें मूल शब्द निकलेगा हार। क्या निकलेगा, हार। इससे पहले क्या क्या जुड़ा हुआ है वो देखो, संधि के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, पहले हो गया वी, उसके बाद में हो गया अव, ये आ तो हुआ एक प्रत्यय की वजह से, वी प्लस अव प्लस हार प्लस इक। अब इसको इस तरीके से खोल लो, फिर अगला जैसे भी प्रश्न पूछे उसका हल दे दो। वो पूछ रहा है उपसर्ग प्रत्यय दोनों एक, हाँ है, एक से अधिक उपसर्ग एक, हाँ है, एक से अधिक प्रत्यय है, साहब नहीं है, प्रत्यय एक ही है तो एक से अधिक प्रत्यय नहीं है, वो क्या हो जाएगा, वो जो अपन पूछे नीचे पूछेंगे कौन सा कथन सही है उसमें गलत हो जाएगा। आपकी चीज तैयार है तो फिर अगला कैसे पूछो, कोई समस्या ही नहीं है ना। पहले जब ग्रेजुएशन के पेपर होते थे ना बीए के, तो क्या होता था कि 10 प्रश्न आते थे, कोई 5 प्रश्न करें, अथवा में आता था, फिक्स था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में जो बीए करते थे उनके। अब उसमें कोई इंटेलिजेंट बंदा होता था वो 10 के 10 प्रश्न करके आता था और नीचे लिख के आता था कोई 5 प्रश्न चेक करें। तो इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, अगला कैसे भी प्रश्न पूछे हमें क्या करना है, उसका उत्तर दे देना है ना। जैसे अभी मैंने और भी शब्द लिखा था, अन्याय शब्द बोला था। अब अन्याय में क्या मामला है, पहला शब्द है अ, ए उपसर्ग है, दूसरा फिर नी, और फिर आगे क्या है, आय। तो आय मूल शब्द हो गया और उसके आगे दो प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं, अ और नी। कई बार ये भी पूछते हैं क्या
सचिदानंद, इसको किस तरीके से पृथक करोगे? अब कैसे करोगे? पहला है सत, व्यंजन संधि सारी की सारी उपसर्ग उसी के अकॉर्डिंग टूटेंगे, ध्यान रखना। व्यंजन संधि में यदि तत्पुरुष शब्द है तो उसमें उपसर्ग तद ही होगा, उत्कर्ष शब्द है तो उसमें उपसर्ग उद ही होगा, संधि के नियमों के अकॉर्डिंग ही तोड़ना है। लेकिन सदुपयोग शब्द है तो द बना है, तो द किसका बना है? त का। व्यंजन संधि के नियमों में हमने 10 नियमों में बढ़िया तरीके से इनको पढ़ा है, उसमें सत उपसर्ग ही होगा। ऐसे ही ये सत है प्लस क्या है? चित्त है। चित्त को कई विद्वान यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मतलब करते हैं, वो कहते हैं चित्त शब्द है वो मूल शब्द है, इसको आप उपसर्ग में नहीं ले जाओ। लेकिन आरपीसी ने जो सवाल पूछते हैं उसमें एक से अधिक उपसर्गों में चित्त को उपसर्ग मानना है, हम मान लेंगे। राजा जी के वजह उदयपुर है, सत प्लस चित्त प्लस आ प्लस नंद, सच्चिदानंद। अब वो मूल शब्द इसमें नंद है, क्या मूल शब्द है? नंद है। अब नंद के अकॉर्डिंग इनको खोल करके चलो, सत है, चित्त है और आ है, 3 उपसर्ग हो गए, इसके अकॉर्डिंग अपन आगे चलेंगे। ऐसे कोई भी शब्द आ जाए तो उनको इस तरीके से खोलना है। फिर कौन सा उपसर्ग है, कौन सा कथन है, कैसे भी पूछे तो हमें क्या करना है? भाई जो पूछे वो उसका जवाब देना है कि भाई ये पूछे वो पूछ, है ना। जैसे कई बार ये भी पूछे, अभी मैंने लिखा भी था, क्या शब्द है? स्वास्थ्य। क्या शब्द है? स्वास्थ्य, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें क्या है बताओ? इसमें मूल शब्द है अस्थ। क्या शब्द है? अस्थ। अस्थ कहते हैं हड्डी को, कहते हैं ना, ये क्या है? अस्थ से संबंधित है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं वो, हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, ऑर्थोपेडिक। अस्थ कहते हैं ना, अस्थि, अस्थि हड्डी को कहा जाता है, हिंदी में अस्थि शब्द है। तो ये अस्थ मूल शब्द है। अब इसमें क्या होगा? पहला उपसर्ग है वो है शु प्लस अस्त, ये शु प्लस अस्त होता है स्वस्थ। स्वस्थ शब्द ऐसे लिखा जाता है, अपन लिखते ही हैं। लेकिन वो क्या हुआ कि यह प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ेंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय भी विशेष नियमों के तहत जुड़ते हैं, आपको बताया हुआ भी है, अ य व ए इक एन आइन, ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मूल शब्द के प्रथम स्वर को पूर्ण दीर्घ कर देते हैं। पूर्ण दीर्घ मतलब अ का आ कर देते हैं, ई ए का ए कर देते हैं, उ ओ का उ कर देते हैं। तो ये यह जुड़ने की वजह से वाह हुआ, और फिर क्या हो जाएगा? सु प्लस अस्त प्लस ये, और अंत वाले थे को आधा कर देता है ये प्रत्यय। तो इसको इस तरीके से खोलना है। इसमें एक ही उपसर्ग है, सु प्लस अस्त, और अंत में यह प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे वो पूछे उस तरीके से अगले को खोलना है। मोटा मोटी बात क्या है? बात यह है कि मूल शब्द के आधार पर उनका पृथक्करण करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो आराम से उसका हल हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? जैसे कई बार ये भी पूछते हैं, क्या शब्द है? क्या पुनरुत्थान। क्या शब्द है? पुनरुत्थान। ये रू छोटे वाला है। अब इसका क्या है? प्रथम तो होगा पुनर, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर रह बना है, तो वो पहले आ जाएगा। पुनर उपसर्ग है, पुनर के बाद में क्या हो जाएगा? उद। ठीक है। अब देखो ये उद प्लस स्थान खूब किताबें लिखती है, लेकिन अपने बोर्ड की बुक है ना, वो उद प्लस स्थान मानती है और कहती है उससे उत्थान बनता है, आपको स्थान लाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों लाते हो? जैसे निष्ठुर शब्द है ना, वो नी प्लस स्थूर से भी बनता है ना, कि नी धन स्तुर है तो क्या हुआ? शय का शय बन करके अभिषेक मेर बनाया ना, वैसे अनुषंग मेर, वैसे स्टूर बन गया। तो इसको जब तक ऑथेंटिक पुस्तकें उत्पल स्थान मान रही है, अपन स्थान इसको क्यों करें? जो वो मानेगी तो अपन उसको भी स्थान मानने लग जाएंगे। तो ये इस तरीके से खुलेगा। इसमें 2 उपसर्ग है, पुनर और उद। अर्थान शब्द होता नहीं है, अपन कैसे, ऐसे तो खूब सारे शब्द हैं जिनमें मूल शब्दों को अपन कहते हैं साहब वो मूल शब्द है नहीं, लेकिन जब बोर्ड मान रहा है ना, आरपीसी के 2-3 प्रश्नों में उत्पल स्थान को और शुद्ध मान करके पूछा हुआ भी है, तो अपन फिर उसको किस तरीके से गलत करें, है ना। और आप ये ध्यान रखो कि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि इन पर पीएचडी कर रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम में जिस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है, यदि उसमें डाउट की स्थिति आती है तो वो 100% डिलीट होता है। लेकिन अपने पास में आधार तो हो, प्रमाणिक पुस्तकों में जो लिखा हुआ है वो अपने पास आधार होना चाहिए, बस वह। उसके बाद प्रमाणिक पुस्तक यदि ये लिख देगी तो उस दिन से वो मानना शुरू कर देंगे। और पेपर बनाने वाला खुद हिंदी का विद्यार्थी होगा, अपन हमेशा चर्चा करते हैं, तो वो ऐसे प्रश्न कभी देगा ही नहीं जिनमें क्या हो, डाउट हो। वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करता है, न कि आपको कंफ्यूज करने के लिए उन प्रश्न पत्रों को उस पेपर में वो प्रश्न पत्र डालता है। ठीक है, मामला बैठ जाएगा। तो क्या करना है? जब कोई शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो तो क्या करेंगे? उनका मूल शब्दों के आधार पर विभाजन करेंगे कि क्या किस तरीके से उसका मूल शब्द है और किस तरीके से उसका विभाजन हमें करना होगा। मामला बैठ जाएगा। ये उपसर्ग से संबंधित सामान्य नियम थे कि इस तरीके से क्या करना है, हमें उपसर्गों को खोलना है। अब अपन क्या करेंगे? जो उपसर्ग हैं, ये तो नियम हो गए। नियम देखो वापिस एक बार इनके मैं रिपीट कर देता हूं, सुनो ध्यान से। क्या है?
पहला नियम ये कहता है कि उपसर्ग में 99% संधि होती है, अर्थात संधि के नियमों के अकॉर्डिंग उपसर्गों को पृथक करना है, उपसर्ग का अलग करना है। यदि जैसे मान लो कोई शब्द पूछ लेवे, क्या पूछ लेवे, सदुपयोग शब्द है, सदुपयोग। अब सदुपयोग को कैसे खोलोगे, संधि के अकॉर्डिंग खोलोगे। संधि है सत, त का द बनता है, सत प्लस उप प्लस योग, बस ये। अगला पूछे तो पहला उपसर्ग क्या है, सत प्लस उपयोग, उपयोग में क्या है, उप है। इस तरीके से खोलना है, 99% संधि होती है। दूसरा नियम क्या पढ़ा अपन ने, उपसर्ग के अंत की मात्रा सदैव लघु होती है। लघु यानी कि छोटी होती है। अनु है तो, परी है तो, अधि है तो, ये उपसर्ग क्या होते हैं, हमेशा ही छोटे होते हैं, ये ध्यान रखना। उपसर्ग की कंडीशन है तो फिर वो छोटे ही होंगे। अब महिष शब्द है, अब महिष शब्द में आप कह दो साहब आप तो महिष के बारे में आपने कहा था छोटा है, और इसमें तो मही छोटा क्यों नहीं हो रहा है, इसमें बड़ा हो रहा है। अरे तो सर ये उपसर्ग नहीं है जनाब, मही का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, पृथ्वी के स्वामी के लिए महिष है। तो ये मही मूल शब्द है। मही नाम से कोई उपसर्ग, छोटा मही वाला कोई उपसर्ग कभी होता ही नहीं है, इसलिए मही शब्द बड़ा है। बड़ा है तो मूल हो गया होगा। स्त्री उपयोग शब्द है तो स्त्री उपयोगी शब्द है ना, शब्द है स्त्री। अब स्त्री में देखो ई के साथ ई होगा तो बड़ी ई हो जाएगा, ई के साथ अन्य कोई भी शब्द है ना, स्त्री प्लस आदर्श है चाहे कोई भी है तो यण संधि में जाएगा। और यण संधि का नियम है जिसमें मात्रा ई की लगी हुई उसको पहले आधा करो। ई जाते ये लेकर के आ जाओ, ऊ जाते क्या करते हैं वह लेकर के आते हैं, री जाते रे लेकर आते हैं, जो मात्रा आगे है वो लगा दो। तो स्त्री उपयोग ये शुद्ध शब्द है। अब इसमें स्त्री कहते हैं साहब स्त्री में त्री छोटा तो नहीं किया, अरे भाई साहब ये तो मूल शब्द है ना, मूल शब्द में छोटा नहीं करना। स्त्री मूल शब्द है, उपसर्ग थोड़ी। उपसर्ग होता तो क्या करते, अंत की मात्रा लघु कर देते, जैसे अपन ने की है, किसमें, परीक्षा में की है, पुनरुत्थान जो अपने इसमें परिणाम में की है। परिणाम में परि उपसर्ग, परि छोटा ही है, ठीक है। अध्यापक में की है, अध्याय में की है, अधि प्लस आय है, अधि प्लस आपक है, इनमें भी क्या होगा, ये की मात्रा छोटी होगी। इस तरीके से मात्रा उपसर्ग के अंत की मात्रा लघु करनी है। फिर अगला अपन ने क्या पढ़ा था कि विसर्ग संधि की स्थिति हो तो विसर्ग के स्थान पर जो भी शब्द बनता है वो उपसर्ग के साथ जुड़ता है। विसर्ग के स्थान पर जो वर्ण बनता है, जैसे निर्जन शब्द है तो निर्जन शब्द में र बना, निरंजन शब्द में रे बना, निरूपाय में रे बना, जितने भी शब्द है जो रे बना है उपसर्ग की कंडीशन में वो रे क्या करेगा, उस शब्द के साथ जुड़ करके, उपसर्ग के साथ जुड़ करके लिखा जाएगा। निर प्लस उपाय निरूपाय, निर प्लस अंजन निरंजन, है ना, निर प्लस जन निर्जन, इस तरीके से। चाहे दुष्कर्म है तो, है ना, चाहे दुष्प्रयोग है, दुष्प्रचार है, इन शब्दों में ये हो जाएगा। दुष्प्रयोजन है। और अगला पढ़ा था अपने विसर्ग के अंत में श दंत्य का ही प्रयोग होता है। श तालव्य और श षटकोण वाला कभी नहीं आता है। चाहे मूल शब्द में तो वो उनको उस तरीके से लिखना पड़ेगा, मूल शब्द में तो, क्योंकि मूल शब्द तो जाकर के एक ही होगा ना, चाहे संधि और चाहे उपसर्ग उनको जुड़ करके तो एक ही होंगे, शब्द वही होंगे, उनको तोड़ कैसे रहे वैसे लेकर के जाना है। काका जी घर जाना तो इस गली जाना पड़ेगा, बाबा जी घर जाना तो इस गली जाना पड़ेगा, लेकिन आदमी तो वो एक ही है ना जाने वाला, तो मूल शब्द तो वो एक ही होगा। तो किस तरफ तोड़ना है उस तरफ उनको लेकर के जाना है। संधि में तोड़ना है तो वो दुह प्लस कर्म के तरीके से तोड़ दो, निह धन प्रयोजन के तरीके से तोड़ दो। उपसर्ग की तरफ ले जाना है तो निश प्लस प्रयोजन, निश प्लस कर्म से तोड़ दो। और शह कौन सा काम में लेंगे, शह दंत्य ही प्रयोग में लेंगे। फिर आगे अपन ने अन और अन की वो पढ़ा था। विदेशी उपसर्ग हैं उनका क्या होता है, विदेशी उपसर्ग ज्यों के त्यों जुड़ते हैं, ज्यों के त्यों पृथक होते हैं, वो ध्यान रखना। चाहे कोई सा भी शब्द है, खुश है, बद है, इनका विशेष तौर से ध्यान रखना, ये उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है। कौन कौन से विदेशी उपसर्ग हैं 22, वो भी अपन अभी चर्चा कर लेंगे, बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे। एक बार इन पे अंगुली पे ये नियम ले लिया ना तो अब अपन उपसर्ग के जो शब्द अपने सामने आएंगे ना वो रील की तरह घूमने लग जाएंगे, इसलिए इन शब्दों को अपने पहले लिया है। 22 प्रकार तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। 22 प्रकार के अलावा संस्कृत के जो मूल उपसर्ग हैं उनके 22 के अलावा जो उपसर्ग हैं संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग में लिए जाते हैं उनको भी पढ़ेंगे। हिंदी के उपसर्ग 22 के अलावा उनको भी पढ़ेंगे। विदेशी उपसर्ग 22 पढ़ लेंगे तो खूब हो जाएंगे। कई जगह मूल विदेशी उपसर्गों की संख्या 10 भी मानी जाती है, वो संख्या तक ही ध्यान रखना है। 10 22 दोनों दी हुई है तो 22 करना है। प्रमाणिक पुस्तक में 22 लिखा हुआ है और 22 नहीं दिया हुआ है, विदेशी उपसर्गों की संख्या कितनी है पूछा है तो 10 करना है। विदेशी उपसर्ग जो भी तो जुड़ते हैं। उससे अगला पढ़ा था अपन ने अन जो न के नीचे हलंत है वाला और अन न पूरा वाला, तो उनमें गणित ये दोनों का प्रयोग अर्थ जो है वो भिन्न ही होता है लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। अन हलंत वाला है वो तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्दों में प्रयोग में लिया जाता है और अन न है वो विदेशी अपने हिंदी के शब्द है उनमें प्रयोग में लिया जाता है। और मूल शब्द का प्रथम स्वर यदि कोई स्वर है, मूल शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर है उसके साथ जो जुड़ता है उपसर्ग वो तो न हलंत वाला जुड़ता है। और मूल शब्द का प्रथम वर्ण कोई व्यंजन है जैसे चाहा माना पड, इनमें क्या होगा न हिंदी वाला जुड़ेगा न पूरा होगा, अन्न वो ही जुड़ेगा। वो अपन ने पढ़ा था। फिर आगे अपन ने पढ़ा था कि यदि उपसर्ग जो है एक से अधिक उपसर्ग हो तो उसको मूल शब्द को निकाल करके फिर पृथक किया जाता है। कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, उनको उस हिसाब से अलग करके लिख दो कि ये भाई ये रहे।
ये मामला बैठ जाएगा, उपसर्ग के नियम संबंधित हो गए। अब अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप संस्कृत के 22 उपसर्ग लिखेंगे, फिर हिंदी के 22 उपसर्ग लिख करके, फिर विदेश उपसर्ग 22 लिख करके उनको ज्यों को त्यों पढ़ लेंगे। इस क्लास का थोड़ा सा आप एक बार रिवीजन कर लेना, आज इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में उनके 22 जो स्टेप है उनको बढ़िया तरीके से सही ढंग से तैयार कर लेंगे। देखो इनको थोड़े नियमों को लाइन पर बिठा के चलते रहो, आप एक बार अंगुलियों पर इनका रिविजन कर लोगे ना तो संधि आपके स्थायी हो जाएगी। ठीक है ना, संधि समास वाले में भी थोड़ा ध्यान देना और उपसर्ग में भी देना। आज के लिए इतना ही, बढ़िया ढंग से इनको नियमों को थोड़ा सा देख लेना, इनसे संबंधित शब्द देख लेना। कल वापस क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।